धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हमने पूरा हिस्ट्री का वन गो स्टोरी देखा, पूरा ओवरव्यू देखा। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं पूरी तरह से चैप्टर वाइज। तो जो आप मुग़ल साम्राज्य का पतन है वो देख रहे हैं, और एक थिएटर मैंने आपको ये बताया कि एक में इमर्जेंस ऑफ यूरोपियन पावर, इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर या एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स वो आई हैं। यूरोपियन पावर्स के आने का सिलसिला और उसका क्रम और उनके ईस्ट इंडिया कंपनी बनने का क्रम परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख करके अपना टेस्ट कर सकते हैं। पिछले 10 साल के पेपर आप डाउनलोड करेंगे यूपीएससी की वेबसाइट से और वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस निकालेंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक तो ये एक्सरसाइज करनी है कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको यहाँ से लेने हैं। दूसरा, कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि शिवाजी महाराज का क्वेश्चन है, क्योंकि 350 साल हो गए उनके कोरोनेशन को। राजारोहण जो हुआ था, उनको जो राजा की शपथ मिली थी और शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले में शपथ ली थी 1674 में। 1674 में रायगढ़ के किले में, उसको 350 साल हो गए। तो 350 साल के उपलक्ष्य में उनको कमेमोरेट करने के लिए हो सकता है कि उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए, शिवाजी से संबंधित। अब ये मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत एक तरह से वहाँ से हो रही है, क्योंकि शिवाजी महाराज जो स्थापना करके जाते हैं मराठा साम्राज्य की, उसी में आगे जाकर के तमाम पेशवा और मराठा सरदार निकल के आते हैं, जो बाद में अंग्रेज़ों के साथ जुड़ते हैं। तो 4 बड़े मराठा सरदार, होलकर, भोंसले, सिंधिया, गायकवाड़, ये वहीं से निकले हैं मराठाओं से। तो हम लोगों को वो भी तैयारी करते रहना पड़ेगा। तो शिवाजी महाराज के ऊपर एक 250 वर्ड का क्वेश्चन लिखेगा, और 250 वर्ड का क्वेश्चन लिखेंगे तो शाहजी भोंसले से शुरू करना है। शाहजी भोंसले कोंकण के जागीरदार थे, पूना के जागीरदार थे। राजा की उपाधि उनको उस तरह से नहीं थी, लेकिन मुग़लों के समय में भी, वो शाहजहाँ के समय में भी एक मनसबदार की हैसियत से थे, और स्वतंत्र सत्ता एक तरह से उनकी थी। शिवाजी के दादा, शिवाजी के जो गुरु माने जाते हैं, एक तो समर्थ गुरु रामदास, और उनके जो घर में जो उनको ट्रेंड कर रहे थे राजनीतिक रूप से, वो थे दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव और उनकी माता जीजाबाई, दोनों ने मिलकर के शिवाजी को तैयार किया, और ये जागीर पूना की शिवाजी को दी गई। और स्वयं जो शाहजी भोसले हैं वो बीजापुर की सर्विस में चले गए, सेवा में चले गए। तो उन्होंने वहाँ एक तरह से नौकरी कर ली। तो आपको बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, इन सब रियासतों को धीरे धीरे समझना है। अहमदनगर और निज़ामशाही, कुतुबशाही, आसफजाही, यूसुफजाही, ये सब जो जितने भी हैं रूलर्स, रीजनल रूलर्स, खास करके दक्षिण के, क्योंकि अभी पोर्तुगीज आएंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी। अंग्रेज़ों के समय में भी तैयार करनी पड़ेगी। फिर बार बार टीपू सुल्तान का झगड़ा जब होगा मराठों से और इन रियासतों से, तो तब भी हमको समझ में आना चाहिए। तो बहुत सारा इतिहास जो है वो इनके इर्द गिर्द घूमता है, दक्कन का। इसलिए हमको इन रियासतों को समझना पड़ेगा।
एक तो इनकी रियासतों की समझ तैयार कीजिए, अंडरस्टैंडिंग तैयार कीजिए, चाहे विकिपीडिया से करिए, चाहे नोट से करिए, चाहे किसी लेक्चर से करिए, लेकिन दक्कन की ये रियासतें जो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री की जो नींव है वो इन्हीं रियासतों के ऊपर पड़ती है। तो कल जो हमने बात की उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और एक शिवाजी और एक टीपू सुल्तान आते मिडिवल हिस्ट्री में हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेज आ गए हैं और वेलेजली है और उसकी सहायक संधि है, इसलिए वो मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा भी हो जाता है। अंग्रेज़ों के आने के बाद फिर आप मिडिवल नहीं बोल सकते, मॉडर्न बोलना पड़ेगा। और मॉडर्न बोलने का एक कारण है, कई लोगों को लगता है कि आधुनिक भारत मतलब अभी का भारत, नहीं। आधुनिक भारत का मतलब ये है कि मिडिवल तक जो भारत है वो भारत परंपराओं में बंधा हुआ भारत है, ट्रेडिशंस में, रिचुअल्स में, परंपराएं उसके साथ जुड़ी हुई है। और उसकी भाषा पहले तो संस्कृत थी, लेकिन संस्कृत भाषा के बाद में मुसलमान आए तो अरबी भाषा उनके साथ जुड़ गई। और अरबी शब्दावली में जैसे प्रशासनिक काम हो रहे थे तो मुसलमान पहले आ गए थे। मोहम्मद साहब के समय में, इस्लाम के जन्म के समय के बाद 700 ईस्वी में, 700 एडी में केरला में मस्जिद बन गई थी। केरला में इस्लाम आ गया था, तो केरल वो जगह थी जहाँ इस्लाम सबसे पहले आया। और इस्लाम के सबसे पहले आने का कारण जो है वो, उसका जो कारण है वो ज्योग्राफी में छुपा पड़ा है। जब आप ज्योग्राफी में जाते हैं तो मानसून विंड्स जो हैं हमारी, उनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ट्रेड विंड्स कहा जाता है तो ये विंड्स जो चलती हैं, जिनसे हमारे यहाँ मानसून आता है, वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ चलती हैं। और दक्षिण की तरफ से चलती हुई वो लैंड की तरफ आती हैं, समुद्र से चलती हैं, लैंड की तरफ आती है। और ये जो तेज़ हवाएं हैं, अगर कोई साइक्लोन नहीं फंसता है तो ये हवाएं सीधा सीधा किसी भी नाव को केरला के तट पर ला करके छोड़ देती है। और केरला का तट जो था वो बड़ा नदी जैसा तट है, नेविगेशन बहुत अच्छे से होता है। तो केरला का तट में नेविगेशन अच्छा होने की वजह से किसी को भी यदि भारत आना है तो वो मौसम चुनता था जून वाला, मई के आसपास अगर यात्रा शुरू की जाए तो एक आध महीने में भारत पहुंचा जा सकता है बहुत आसानी से। और अरब देशों से तो और जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हवा का सहारा मिलेगा और वैसा ही कपड़ा बांध दिया जाएगा और हवा से धक्का लगेगा तो भारत की तरफ आ जाएगा। क्योंकि मानसून भारत में प्रवेश करता है लैंड की तरफ, क्योंकि धरती का गर्म होना मानसूनी हवाओं को खींचता है। तो जब आप ज्योग्राफी में ट्रेड विंड्स पढ़ेंगे और फिर जब दिसंबर के समय में रिट्रीट करता है मानसून, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून जब होता है, मानसून जा रहा होता है, वापस लौट रहा होता है, तो हवाओं की दिशा फिर अरब देशों की तरफ हो जाती है। तो इस्लाम का केरला में आना ट्रेड विंड की वजह से हो पाया, क्योंकि अरब देशों से इस्लाम यहाँ पहुँचा तो ट्रेड विंड यहाँ आई, उसके साथ साथ इस्लाम आया। और उनको वापस अगर जाना था लोगों को तो उसी हवा का सहारा लेके वापस अरब पहुँच जाते थे दिसंबर में। तो यहाँ उनको करीब 5 महीने 4 महीने 6 महीने रुकने का मौका मिल जाता था। ऐसे में वो धर्म प्रचार कर पाए। तो पूरे भारत में सन 700 ईस्वी से इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ज़ीरो थी, क्रिश्चियनिटी नहीं थी, लेकिन हिंदू के बाद में इस्लाम धर्म ही ऐसा धर्म था जो 700 के आसपास भारत में आया और फैलना शुरू हो गया। तो एक तो आपको यहाँ ये चीज़ जो है ये समझना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये सब जो तट है
वो कोंकण का तट है, गोवा का तट है, महाराष्ट्र का तट है, केरला का तट है, मालाबार जिसको हम लोग कहते हैं। इन्हीं इलाकों में सबसे पहले ये लोग आए और सारे यात्री यहीं आए हैं। जितने भी तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और वो सब भारत आई है तो लगभग सभी ने इधर से ही प्रवेश किया है, क्योंकि समुद्री मार्ग से था। तो जो ट्रेडिशनल इंडिया है हमारा, वो दो तरह से व्यापार करता था, पार्शली लैंड रूट, पार्शली ओशनिक रूट। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक परंपरागत समाज में बटा हुआ था। उसमें परंपराएं थी, भारत की परंपराएं, मुस्लिम परंपराएं तो उतनी ज़्यादा स्थापित नहीं हो पाई थी, लेकिन भारत की मूलभूत परंपराओं में बटा हुआ समाज था। और आधुनिक भारत का इतिहास हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई और यूरोप में खास करके फ्रांस की क्रांति हुई, और हम जब इक्वलिटी की बात करने लगे, फ्रीडम की बात करने लगे, फ्रेटर्निटी की बात करने लगे, ये जो चीज़ें होने लगी, वहाँ पर वो जो एनलाइटनमेंट पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, पुनर्जागरण का काल या जागरण का काल, ज्ञान का प्रकाश जो यूरोप में उदित हुआ। यूँ तो हमारे पास भी ज्ञान का प्रकाश था, हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसीज थी, लेकिन इतने सारे आक्रमण हुए थे कि हम मोनार्की में हो गए थे। तो वन पर्सन रूल से पीपल्स रूल, यानी मोनार्की टू डेमोक्रेसी। तो ये मोनार्की से डेमोक्रेसी के रूप में जो अब अंग्रेज़ों के आने से मात्र से तो डेमोक्रेसी नहीं आ गई, क्योंकि हम तो और ज़्यादा गुलाम हो गए थे। पहले अपने व्यक्ति के गुलाम थे, अब फिर उनके गुलाम हो गए। बट कुछ वैल्यूज़ वहाँ से निकल कर के आई थी, इसलिए इसको मॉडर्न हिस्ट्री नाम दिया है कि हम मॉडर्न हो गए थे, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हम लोगों ने वेस्ट की अच्छी चीज़ों को इस काल में स्वीकार किया, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री है। कुछ बात समझ में आ रही ना? मिडिवल तक हम परंपरावादी थे। जब यूरोपियंस आए तो पोर्तुगीज़ ने जो पोर्तुगीज़ का इलाका था, जहाँ जहाँ तक पोर्तुगीज़ शासन करते थे, पुर्तगाली लोगों ने सती प्रथा बिल्कुल बंद कर दी थी। उन्होंने कहा हमारे एरिया में तो तुम सती कर ही नहीं सकते। तो जैसे उन्होंने सती प्रथा को बंद किया, बाल हत्या को बंद किया। फिर अंग्रेजों ने, बेंटिक ने, आप जानते हो राजा राम मोहन राय और बेंटिक ने मिलकर सती प्रथा को बंद किया। इसलिए इसको पुनर्जागरण या फिर आधुनिक काल कहते हैं हम, कि इन्होंने आधुनिकता का प्रवेश दिया। और क्रिश्चियनिटी को वो ऐसा मानते थे कि क्रिश्चियनिटी में प्रेम की भावना है, भगवान जो जीसस हैं, क्राइस्ट हैं, वो एक तरह से नए युग का संदेश लेके आए हैं नए लोगों के लिए, और प्रेम का संदेश लेके आए हैं। और बाकी लोग सब अंधकार में जी रहे हैं, और उनको ज्ञान का प्रकाश जो है भगवान ईसा के प्रवचन, उनके उपदेश अगर हम सुना दें तो ये बड़ा उपकार होगा उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो अंधेरे में जी रहे हैं, उनको ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, उनका ऐसा मानना था। इसलिए भी उसको आधुनिक युग कहा गया। तो आधुनिक कहने का कारण समझ में आ रहा ना, आधुनिक वो क्यों कह रहे हैं? आधुनिक कहने का कारण धर्म भी है, हमारी मान्यताएं भी है, और हमारी मान्यताएं जो घिसी पिटी हो गई थी, जाति प्रथा बहुत गहरी हो गई थी, सती प्रथा हो गई थी, महिलाओं की स्थिति जो खराब हो गई थी, उसके कई कारण थे। उन कारणों की वजह से जो भी हुआ उसको वो बदल देना चाहते थे, इसलिए आधुनिक भारत है। तो इतिहास पढ़ते समय में उस टर्म को जब हम याद करेंगे तो आधुनिक भारत का मतलब प्रेजेंट वाला मॉडर्न इंडिया, क्योंकि वो बोल सकते थे ना कि हाल का इंडिया, या और कुछ नाम दे सकते थे। ये नाम क्यों दिया कि आधुनिक भारत है? आधुनिक भारत मतलब वो परंपरागत रूढ़िवादी भारत नहीं है। यहाँ पर पुनर्जागरण हो रहा है, सोशो रिलीजियस रेनेसा आ रहा है, अंग्रेज अपने साथ ज्ञान का प्रकाश लेके आए हैं, और दो चीज़ें वो कर रहे हैं। एक तो वो रूल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, एक तो वो ट्रेड कर रहे हैं, एक प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड, एक तो प्रॉफिट उठा रहे हैं ट्रेड के माध्यम से, और दूसरी चीज़ वो कर रहे हैं कि धर्म का प्रचार साथ साथ कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी फैलाना, कि दो उद्देश्य लेके आए हैं वो। तो भारत में दो उद्देश्यों के साथ में यूरोपियन पावर्स आई हैं। यूरोपियन पावर्स का जो
जब हम अराइवल बोलते हैं या एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बोलते हैं, तो उसके उद्देश्य दो हैं, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना और प्रॉफिट कमाना, ट्रेड से प्रॉफिट कमाना। इन दो चीज़ों को वो लेके आए। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी। हम सीक्वेंस में जाएं, फैक्चुअल पढ़ें, उसके पहले ये चीज़ देखें। फिर जो दो धर्म हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर हो गए और फैल गए, तो एक तो रूलर्स का धर्म था, क्योंकि रूलर्स ज़्यादातर मुसलमान थे। 75% इंडिया पे जो शासन कर रहे थे, बल्कि 80% पे, 85% पे वो मुस्लिम थे। यहाँ तक कि वास्को डिगामा जो आया था, जमोरिन जो थे वो हिंदू थे, लेकिन वहाँ पर भी, केरला में भी इस्लाम था, है ना। और शुरू में जितने जो लोग हमारे यहाँ आए, उन्होंने धर्म प्रचार एकदम से नहीं किया। वो पहले सेक्युलरिज्म दिखाया उन्होंने, अपने धर्म की चीज़ उन्होंने बीच में साइड में रखी। शुरुआत में एकदम वो धर्म को लेके नहीं आए, लेकिन बाद में धीरे 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 वो धर्म को निकालते गए। और अब आपने देखा कि 1833 में वहाँ जब जाकर के 1813 में तो धर्म विभाग हो गया था। जब चार्टर एक्ट पढ़ते हैं हम लोग, 1813 का जो चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, उसमें धर्म विभाग था, एक रिलीजन डिपार्टमेंट बन गया था। अब रिलीजन डिपार्टमेंट का फ़ायदा क्या होगा? हिंदू धर्म के लिए थोड़े होगा, वो तो क्रिश्चियनिटी के लिए होगा। और उसके लिए जो बजट में प्रावधान रखा गया था, तो बजट में पैसा कहाँ से आ रहा है? भारत की जनता के टैक्स से पैसा आ रहा है, और उसमें से पैसा दिया जाता था पादरियों को, धर्म प्रचार करने वाले फादर्स को, उनको जो क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे, तो उनको क्रिश्चियनिटी फैलाने का सैलरी मिल रहा था एक तरह से। किसमें से? बजट में से। तो बजट में उसके प्रोविज़न किए गए थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो उद्देश्य स्पष्ट हैं, एक तो प्रॉफिट कमाना है और दूसरा धर्म प्रचार करना है। तो एक बैकग्राउंड हमने कल जो नहीं लिया था वो ये है। दूसरा, जो अब रीजनल पावर्स हैं, थोड़ा सा उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला। तो प्लासी की लड़ाई 1757, प्लासी की लड़ाई 1757, ये टर्निंग पॉइंट है। इधर टर्निंग पॉइंट है 1759 की बेदारा की लड़ाई, बैटल ऑफ बेदारा, जो पोर्तुगीज और दूसरे यूरोपियन पावर्स के बीच में है। बैटल ऑफ बेदारा कहाँ पर है? कोंकण में चल रहा है। तो उसको 1759 में जरूर लिखिएगा, एक सिनेरियो इधर भी आपको समझ में आए। और फिर 1764 की बक्सर की लड़ाई। अगर ये हिस्सा आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो BL ग्रोवर की किताब खरीद सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ मिलेगा, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसी जगह पर आप जो है भारत एक खोज भी देख सकते हैं, भारत एक खोज में भी आपको मिल जाएगा। कल क्लाइव की बात हमने की थी, ठीक है। तो ये बंगाल का आपका परिदृश्य यहाँ मिलेगा, बंगाल का यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। फिर अवध का, ये अवध में शहादत खां है, और इसको ले जाइए शहादत खां की डायनेस्टी को, पूरा अवध की डायनेस्टी को, ये नवाब कहलाता है। मुर्शिद कुली खां भी नवाब है और अवध में भी नवाब है। तो नवाबों का शहर हम लखनऊ बोलते हैं, अवध का मतलब लखनऊ है। अभी हम बात करें तो लखनऊ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं लखनौती लक्ष्मण के नाम पे था, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पे था, इसलिए वो लखनऊ, बाद में लखनऊ हो गया, नवाबों ने उसको लखनऊ बना दिया। तो हेस्टिंग्स के टाइम पे और फिर वहाँ जाएंगे तो उसको ऐसे करेंगे। और फिर निज़ामुल मुल्क में आएंगे तो आप निज़ामों को ले जाएंगे, ठीक है, आगे तक डायनेस्टी में। निज़ामुल मुल्क वाला हैदराबाद। तो यहाँ आप देखिए कि कोई भी युद्ध होता है तो निज़ामुल मुल्क से बात की जाती है। चिन किलिज खां उन युद्धों में भाग लेता है, और दोनों आक्रमण जो कल बताए थे
तो अभी इस बार के सप्ताह का होमवर्क आपका ये है, नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अब हम बहुत बड़ी पावर के बारे में बात कर रहे हैं, वो है मराठा पावर। अभी हम यूरोपियंस को एकदम लेके नहीं आएंगे, क्योंकि यूरोपियंस आना तो शुरू हो गए। देखिए, यूपीएससी भी कुछ गलतियां करता है, यूपीएससी भी गलतियां करता है, क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले कैनन लेके कौन आया था, तोप लेके कौन आया था, तो उन्होंने कहा कि बाबर लेके आया था, और बाबर ही उन्होंने सही माना, और क्वेश्चन में ऑप्शन भी वही था। यूपीएससी का क्वेश्चन भी गलत था। 1510 में 1510 में पुर्तगाल ही कैनन लेके आया था, गन पाउडर और कैनन। तोप का इस्तेमाल पुर्तगालियों ने किया था 1510 में, तो वो जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो गया। 1526 में पानीपत की लड़ाई है, तो वो मान रहे हैं कि पानीपत की लड़ाई जब हुई 1526 में, पहली बार बाबर जो है वो कैनन लेके आया, गन पाउडर लेके आया। उससे पहले भारत में गन पाउडर और कैनन, एक गन पाउडर तो ठीक है, लेकिन कैनन जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है, तोप का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो वो बात तो गलत हो गई, क्योंकि भारत की बात कर रहे हो तो कोंकण वाले क्षेत्र में तो लेके आ गया ना। पोर्तुगीज तो 1510 में ही लेके आ गए, ठीक है। तो अभी हिस्ट्री में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद एजेंसी के भी दिमाग में नहीं है, वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी क्लियर नहीं है, लेकिन उसका कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लेता, किसी ने आरटीआई भी नहीं लगाया, कोई रिमूव भी नहीं हुआ, हो गया बस, ठीक है, जो भी है, जबकि क्वेश्चन गलत था, ठीक है, क्वेश्चन सही नहीं था। तो ये चीज़ें जो हैं ये होंगी अभी, इसलिए आप पूरा एंटायर पढ़िए, ताकि आपको ये भी समझ में आए कि ये जो दिया हुआ ये गलत है, लेकिन मुझे इसमें ये टिक करना है, क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो फिर मैं वही टिक करूँगा जो भी है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें अकल नहीं लगा सकते हम। तो हम बहुत बड़ी पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है मराठा। और मैंने अभी बताया कि शाहजी से शुरू करना है, फिर शिवाजी से शुरू करना है, और बाद में संभाजी, और फिर उनके पोते शाहू तक लेके आना है। और जब आप शाहू पे लाओगे तो एक बहुत बड़ी पावर विकसित होगी बालाजी विश्वनाथ के रूप में। जो लोग अभी छोटी क्लास में हैं, बहुत 11th में 12th में, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 2 साल बाद जो एग्ज़ाम देंगे, वो बाजीराव का सीरियल भी देख सकते हैं, है ना, बाजीराव वाला सीरियल देख सकते हैं। बाजीराव फर्स्ट के ऊपर है ना, बाजीराव मस्तानी मूवी भी देख सकते हैं, मूवी में थोड़ा सा उतना ज़्यादा नहीं है, सीरियल में ज़्यादा है। और बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो एक ऐसे सिपह सालार हैं जो दिल्ली तक चले जाते हैं और मुग़ल बादशाहों को एक तरह से सबक सिखा के वापस लौटा देते हैं। दिल्ली की सत्ता परिवर्तन मराठों के हाथों में आ गई थी, दिल्ली का सत्ता परिवर्तन मराठों के आसपास हो गया था। राजपूतों में अजीत सिंह और सबसे ज़्यादा नाम था सवाई जय सिंह। जब हम आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे तो जो राजपूतों में हीरो निकल करके आते हैं वो हैं सवाई जय सिंह, जयपुर के। उस समय जयपुर शब्द नहीं था, आमेर था, जय सिंह के नाम पर ही जयपुर है। सवाई जय सिंह ने जयपुर बसाया था, इसलिए उसका नाम है जयपुर, सवाई जय सिंह की वजह से। तो सवाई जय सिंह से पहले जितनी भी बार आप इतिहास में जयपुर को लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे आमेर, आमेर के राजा, इसलिए वहाँ आमेर का किला मिलेगा आपको। और जंतर मंतर इन्होंने ही बनवाया था, जय सिंह ने, ठीक है। अभी दिल्ली में धरना देने के काम आता है वो, ठीक है, लोग आवाज़ उठाते हैं जंतर मंतर जाके। तो वो जंतर मंतर का निर्माण हुआ था 5 शहरों में। वही सवाई जय सिंह तमाम प्रकार के अभियानों में मुगलों की तरफ से सेनापति बनते हैं, लेकिन उनको एक राजा की उपाधि भी है, मनसब की उपाधि, मनसब भी दिया गया है अच्छा खासा, और काफ़ी छूट दी गई है। और यही छूट जो है अजीत सिंह को भी हुई, जोधपुर के राजा को भी हुई। और जय सिंह को मिला है मालवा और अजीत सिंह को मिला है गुजरात। तो वो जब जब उनको मौका मिला उन्होंने गोहत्या बंद करवाई,
उन इलाकों में जजिया ख़त्म कर दिया औरंगजेब का लगाया हुआ। तो मुग़ल शासकों से बहुत ज़्यादा छूट प्राप्त करने में ये लोग रहे हैं। एक मराठे बहुत आगे रहे हैं। देखा जाए तो मराठों ने छूट प्राप्त नहीं की, बल्कि मुग़ल बादशाह को छूट दी कि तुम थोड़ा बहुत शासन कर लो, क्योंकि मराठे बहुत पावरफुल थे। तो वो एक तरह से मुग़ल बादशाह को छूट दे रहे थे कि चलो ठीक है शासन कर लो। तो कौन कौन पावर सेंटर हो गए? नवाब हो गए, निज़ाम हो गया, दो तो नवाब बता दिया आपको, फिर निज़ाम हो गया, फिर मराठे। मराठों में जो सबसे ज़्यादा बड़ा नाम बालाजी विश्वनाथ के बाद आता है वो है बाजीराव फर्स्ट। वो मूवी या सीरियल देखोगे तो समझ में आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर हैं। और इधर मुग़ल बादशाह, हमेशा ध्यान रखिए मुग़ल बादशाह को भी याद रखते जाइए कि इस समय मुग़ल बादशाह कौन है। तो मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला नाम इसलिए था क्योंकि वो शराब और अय्याशी में मस्त रहता था। दरबार पे और सरकारी काम पे उसका कोई ध्यान नहीं था, इसलिए उसको कोई भी डरा जाता था। और उसी समय में 1739 में नादिर शाह भी आक्रमण करता है। उसी के समय में वो दिल्ली को लूटता है। दिल्ली को लूटने के लिए कुछ मुग़ल सरदार जो हैं, एक तरह से मुग़लों के यहाँ जो काम करते थे, वही लोग उसको उकसाते हैं। वही कहते हैं कि आप आइए, जैसे सआदत खां बोलते हैं कि आप आइए, यहाँ आ जाइए, दिल्ली को लूटिए, हम आपको 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देंगे, 20 करोड़ रुपया आपको दिया जाएगा यहाँ से इकट्ठा करके। वो बुलाता है, बोले कि आइए ना, आप लूट आइए तो सही, हम आपको देंगे। तो वो आता है तो फिर उसको खोजता है, वो मिलता नहीं, वो ज़्यादा ही लूट के ले जाता है, 80 करोड़ तक 70 करोड़ तक लूट के ले जाता है। और इन सबको सबक भी सिखाता है, किसी को जेल में डालता है, किसी के उत्तराधिकारी को बना के चला जाता है। तो ये हमारे यहाँ मतलब हम लूटने के लिए तैयार थे, बहुत लोगों ने लूटा है। लेकिन औरंगजेब था तब तक तो कोई लूटने नहीं आया। कल मैं यही बता रहा था कि पावरफुल थे मुग़ल बादशाह। तो आपको पावर सेंटर ढूंढने हैं, पावर सेंटर कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और फिर मराठों में आगे के जो पेशवा हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उनको आप पढ़िएगा, रघुनाथ राव हैं, माधव राव हैं, नारायण राव हैं, ऐसे। फिर आएंगे फिर सीधे बाजीराव सेकंड। और इस बीच में एक और सिपह सालार हैं इनके, मराठों के, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका नाम है महादजी सिंधिया। और इंदौर के जो मल्हार राव होलकर हैं वो बार बार जाकर के मदद करते हैं। तो मराठा सत्ता के कुछ किरदार हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। और फिर 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो इस बार के होमवर्क में आपके लिए पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो यहाँ कुछ किरदार आएंगे, रघुनाथ राव और राघोजी, और इनको देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन ये मराठों की हार है, यहाँ से मराठों का पतन हुआ। 1761 में मराठों का पतन हुआ और 1818 में 1818 में मराठे पूरी तरह से समाप्त हो गए। बल्कि जो बाजीराव सेकंड थे उनको पेंशन दे करके पूना से ही हटा दिया, और पूना से हटा करके उनको, जिनको नाना साहेब, बाद में नाना साहेब आते हैं, उनके वंशजों में उनके गोद लिए हुए, तो बाजीराव सेकंड को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? बिठूर, कानपुर के पास बिठूर भेज दिया कि अब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यूपी का संबंध हुआ, और वहीं पर फिर झांसी की रानी पली बड़ी। तो आपको झांसी की रानी का बैकग्राउंड वहाँ क्यों पहुँचा, यूपी में क्यों गया, और फिर उनकी शादी झांसी में हुई, तो झांसी उनकी डेस्टिनी थी। तो वो आपने मूवी में देखा होगा, मणिकर्णिका में, है ना। तो कंगना रनावत की जो मूवी थी ना मणिकर्णिका, झांसी की रानी के ऊपर, उसमें वही सीन आपको। तो बिठूर से आपको बनारस का जो मणिकर्णिका घाट है
जहाँ शमशान है और अनवरत वहाँ अंतिम संस्कार होते रहते हैं। उस घाट के तौर पे ही उसका नाम के आधार पर ही उसका नाम मणिकर्णिका था, बचपन का नाम। तो पूरी कहानी वहाँ जाती है, तो इसलिए इस स्टोरी को समझिए। 1818 में एक और भीमा कोरेगांव का युद्ध, और भीमा कोरेगांव वाला युद्ध खूब चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि महार रेजिमेंट जो थी अंग्रेज़ों की, जो दलित थे उनकी, और पेशवा जो ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण जो थे वो पेशवा थे, और चित्पावन ब्राह्मण जो थे वो कठोर थे जातिवाद में, छुआछूत बहुत करते थे। महाराज शिवाजी छुआछूत के खिलाफ थे, लेकिन पेशवाओं ने छुआछूत बहुत फैलाई थी। उनमें रक्त की शुद्धता की बात भी थी और अपने आप को बहुत ऊंचा मानने का भावना भी था। तो पेशवाओं का महारों से लड़ाई हुई तो वो एक तरह का जातिवादी लड़ाई के तौर पे अभी उसको चिन्हित किया जाता है। और वो जो लड़ाई है 1 जनवरी 1818 की महारों ने जीती थी, महार रेजिमेंट ने जीती थी, पेशवा हार गए थे। अंग्रेज नहीं लड़े थे, अंग्रेजों की तरफ से महार लड़े थे। और महार वही हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की जाति है, महार, जो चमड़े का काम करते हैं सामान्यतः, जो अस्वच्छ धंधा करते हैं, इसी वजह से उनसे छुआछूत उस समय में की जाती थी। लेकिन ये जो कालांतर में आज भी वो चर्चा का विषय इसलिए बनता है क्योंकि अभी भी जब उसको कमेमोरेट करने के लिए जाते हैं, वहाँ स्तंभ बनाया हुआ है, विजय स्तंभ, महारों ने अपने जीत के उसमें, तो वो उत्सव करते हैं, हर साल वहाँ पहुँचते हैं। अभी 300 साल हुए थे 2018 में, तो बहुत बड़ा दंगा हो गया, कुछ लोग मारे गए। 300 साल मनाने के लिए जब वहाँ कुछ महार पहुँचे थे तो ब्राह्मणों ने और दोनों के बीच में झड़प हो गई, कुछ लोग मारे भी गए। तो वो चर्चा में उठा था और कुछ लोगों को अर्बन नक्सल बोल करके फिर उनको जेल में डाल दिया गया था, तो उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया। तो वो एक बहुत विवाद का विषय है, बड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो अभी तो वो वाली बात नहीं है कि अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे हैं, अब तो अंग्रेज नहीं, अब तो भारत में, हम स्वतंत्र भारत में हैं। तो ठीक है, वो लड़ाई हुई थी उस रूप में, लेकिन सोशल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी हमारी बनी रहे, उसके लिए थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर वाला, तो उस समय देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी बीजेपी की, तो उन्होंने सख्त एक्शन लिया महारों के अगेंस्ट, थोड़ा सा फेवर हुआ ब्राह्मणों को, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है और वो चल रहा है। तो इसलिए मैंने बता दिया, कंटेम्प्रेरी उसमें डिबेट में है, ये इशू है, डिबेट का इशू है, तो इसको पढ़िएगा क्योंकि यहीं से निकल कर के आया। कंगना रनावत खूब चर्चा में रहती है, बयान देती रहती हैं, तो उनकी मूवी और वो चर्चा में रहती हैं, तो वो इसलिए मैंने आपको बनाया ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आएगा। बाजीराव फर्स्ट हिंदू पद पातशाही की बात करने वाले पहले आदमी थे। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और शिवाजी को हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि भी देते हैं रायगढ़ में 1674 में। तो शिवाजी इसके प्रतीक हैं, हिंदू राष्ट्र के, हिंदू धर्म के। और उनका जय भवानी और ये नारा तो बड़ा धार्मिक नारा है। और युद्ध में जब जाते थे तो उनके जो मुस्लिम सैनिक हैं वो भी तो नारा लगाते होंगे ना, तो उनके जो सेनापति थे मुस्लिम, वो सेनापति मुस्लिम थे। वैसे ही महाराणा प्रताप के जो सेनापति मुस्लिम थे। देखो, महाराणा प्रताप ने जिनसे युद्ध किया वो हिंदू था, मान सिंह। अकबर का सेनापति था मान सिंह। महाराणा प्रताप का जो सेनापति था हाकिम खां सूर, मुसलमान था। ऐसे ही शिवाजी का जो सेनापति बनाया हुआ था वो एक मुसलमान था और उधर से आए थे जय सिंह, सवाई जय सिंह। एक तरफ सवाई मान सिंह है, एक तरफ सवाई जय सिंह है, ठीक है। तो दोनों तरफ राजपूत भेजे गए हैं। अकबर ने भी राजपूत को भेजा था हिंदू को नष्ट करने के लिए, औरंगजेब ने भी राजपूत को भेजा था
हिंदू को नष्ट करने के लिए। तो हिंदू को ही हिंदू से लड़ाया गया है, तो इसको हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं बोल सकते आपको, उल्टा है। शिवाजी की तरफ से लड़ने वाला मुसलमान है, महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाला भी मुसलमान है, और अकबर की तरफ से लड़ने वाला हिंदू है, और औरंगजेब की तरफ से लड़ने वाला भी हिंदू है। तो ये समझने वाली बात है। लेकिन हिंदू धर्म के दोनों ही धर्मोद्धारक कहे जाते हैं, दोनों ही कट्टर हिंदू थे। वो शिव जी का नारा लगाते थे, एकलिंग जी का नारा लगता था शिव जी, ठीक है, और ये श्रीनाथ जी और शिव जी का नारा होता था, और यहाँ भवानी का नारा लगता था, जो उन्हें समर्थ गुरु रामदास से मिला था। तो ये ताकतें थोड़ी समझिए उस समय की। अब एक और इम्पोर्टेंट ताकत आएगी, वो है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के ऊपर 2 एपिसोड है, भारत एक खोज में जाके देखेंगे तो 2 एपिसोड मिलेंगे। टीपू सुल्तान से भी पावरफुल कैरेक्टर उनका फादर है, हैदर अली। कई लोग टीपू सुल्तान के बारे में अभी बहुत विवाद चलता है कर्नाटक में। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर स्टेट है, मैसूर पुराना नाम है। मैसूर चंदन के लिए जाना जाता है, वही लाल चंदन और हाथी दांत। और तो कल मैं आपको जो बता रहा था कि भारत में जो कमोडिटीज़ थी उसमें ये आइवरी भी डाल दीजिएगा, टस्क, एलिफेंट टस्क, ये भी एक बहुत बड़ा कमोडिटी के तौर पे था, और चंदन भी एक कमोडिटी था। इसके अलावा स्पाइसेस में जो हमारे यहाँ मूल रूप से जो 2 ही स्पाइसेस था, कार्डेमम और ब्लैक पेपर। इंडियन जो स्पाइसेस हैं वो ये 2 ही हैं, कार्डेमम और ब्लैक पेपर। लौंग, क्लोव इंडोनेशिया से आया है, लौंग जिसको कहते हैं, क्लोव। जायफल और जावित्री, तो जावित्री फ्लावर है, जायफल उसके अंदर का फ्रूट है, सेम प्लांट है। एक ही प्लांट से 2 मसाले मिलते हैं, एक जायफल और एक जावित्री। तो जावित्री उसके फ्लावर को कहा जाता है, और उसका फल जो अंदर रहता है, नट, वो क्या कहलाता है, जायफल। ये हमको इंडोनेशिया से मिले हैं तीनों, क्लोव, ये सब। बहुत अलग अलग देशों से हमारे यहाँ मसाले आए। टर्मरिक हमारे यहाँ पुराना है, टर्मरिक इंडियन है। और अधिकांश चीज़ें जो लेके आए, चूँकि अभी मैं टीपू सुल्तान की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर से मसालों का क्षेत्र शुरू होगा, उधर पीछे तंबाकू का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तंबाकू हमारे यहाँ जंगली तंबाकू पहले से होता था, शुगर केन भी जंगली था। पोर्तुगीज़ प्लांटेशन लेके आए थे फर्स्ट टाइम। पोर्तुगीज़ ने खेती करना सिखाया कि तंबाकू की खेती कैसे करते हैं और शुगर केन की खेती कैसे करते हैं। हमारे यहाँ खेती नहीं होती थी शुगर केन की और तंबाकू की। जंगल में एक तरह से होते थे पौधे, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ होते नहीं थे। तो नेटिव प्लांट तो हैं, बट प्लांटेशन नहीं था। प्लांटेशन मतलब डोमेस्टिकेशन है एक तरह का, उनको पालतू बना करके उनको उगाना, अपने हिसाब से उगाना। तो पोर्तुगीज की देन बहुत सारी है। पोर्तुगीज पाइनएप्पल भी हमारे यहाँ पहले से था, लेकिन वो जो वैरायटी लाए हैं पाइनएप्पल की वो डिफरेंट थी। तो पोर्तुगीज के आगमन के साथ में भारत में बहुत सारी फसलें चेंज हुई हैं, फ्रूट्स चेंज हुए हैं। पोर्तुगीज के समय में कुछ लोग बोलते हैं आलू भी पोर्तुगीज लेके आए हैं, तभी ब्राज़ील और उधर आलू मिलेगा, क्योंकि पोर्तुगीज शासन जहाँ जहाँ वहाँ आलू ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, कर्नाटक वाला हिस्सा है जहाँ कॉफ़ी भी होती है, तो कॉफ़ी का पौधा और फिर उसकी कॉफ़ी बनाना। तो ऐसी बहुत सारी, अभी आपको पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप में डलवा दें, तो आप ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। तो मैं वो लिस्ट दे दूँगा कि कौन सा मसाला, कौन से स्पाइसेस कहाँ से आए हैं। नेटिव प्लांट कहाँ का है ना। और हमारे यहाँ कौन से होते थे, तो हमारे यहाँ बड़ा लिमिटेड था, बहुत कम है।
ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं चिली भी वही लाए हैं, कुछ लोग नहीं बल्कि इतिहास ही बोलता है। इतिहास में कुछ लोग बोलते हैं हमारे लिए तो है ही है, वो लिखना ही है हमको। जब वो छापा खाना लेके आए तो उन्होंने आयुर्वेद का किताब छापा। तो हमारा जो भारत का जो मेडिसिनल टेक्स्ट है वो एक तरह से पहली बार छापने का काम पोर्तुगीज ने किया, उसको कोडिफाइड किया, एक तरह से संहिताबद्ध किया आयुर्वेद को। हमारे यहाँ आयुर्वेद के बारे में इस प्रकार की छपाई नहीं थी, और छपा खाना तो पहली बार वही लेके आए हैं। हालांकि वो अपने क्रिश्चियनिटी के पेपर और पैम्पलेट और वो छापते थे, उससे उद्देश्य था उनका क्रिश्चियनिटी को फैलाना। ठीक है, तो आपको होमवर्क में मैं टीपू सुल्तान देता हूँ, मैं इधर थोड़ा सा पोर्तुगीज़ शुरू किया है तो पोर्तुगीज़ की बात करते हैं। ठीक है, यूरोपियंस का आगमन कर लेते हैं ताकि आपके पास होमवर्क काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। टीपू सुल्तान को आप करिएगा, हैदर अली, टीपू सुल्तान, चारों एंग्लो मैसूर वॉर, लास्ट वाला वॉर जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो फिर वोडियार डायनेस्टी है, तो कोई ख़ास नहीं है। और इम्पॉर्टेंट है सब्सिडरी अलायंस, वेलेज़ली का सब्सिडरी अलायंस। तो पोर्तुगीज़ के आने की कहानी कल मैंने आपको बताई थी। बार्थोलोमेव डियाज पहला आदमी था जो वास्को डी गामा से भी पहले, ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज। और वो कहाँ तक आया था बार्थोलोमेव डियाज? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। साउथ अफ्रीका का नक्शा देखेंगे तो बिल्कुल नीचे आपको केप ऑफ गुड होप मिलेगा। वहाँ फिर उसको एक नाम मैं भूल सा गया, माजिद खान था शायद, एक मुस्लिम मिलता है सेलर यानी नाव चलाने वाला, और वो फिर उसको रास्ता दिखाता है वास्को डी गामा को पूरा, और वो उसको भारत लेके आता है। और कालीकट बंदरगाह पर जमोरिन डायनेस्टी है। जमोरिन दरअसल डायनेस्टी का नाम है। जमोरिन किसका नाम है? डायनेस्टी का नाम है। तो जमोरिन क्लान है, ग्रुप, क्लान, गोत्र, यानी जमोरिन डायनेस्टी, जैसे मुगल डायनेस्टी। वैसे जमोरिन डायनेस्टी का जो शासक था, समुद्री नाम था उसका, समुद्री, स्पेसिफिक नाम देखेंगे तो समुद्री, वो उससे मिलवाता है, लेकिन उसके पास कोई ट्रांसलेटर नहीं था। जब हम आर्काइवल में देखेंगे पोर्तुगीज़ के आर्काइवल में, तो वहाँ ये सब चीज़ें लिखी हुई है। वास्को डी गामा के पास कोई ट्रांसलेटर नहीं था, कम्युनिकेटर नहीं था, दुभाषिया नहीं था जो ट्रांसलेट करके बताए। तो ऐसे में जो उसको लगा कि शुरू में वास्को डी गामा को लगा कि ये जो जमोरिन जो एम्परर है समुद्री, ये क्रिश्चियन है। उसको शुरू में लगा कि ये क्रिश्चियन है, तो उसको उससे उसी तरह से बात करता रहा। 3-4 दिन बाद उसको समझ में आया कि ये क्रिश्चियन नहीं है, ये हिंदू है। यहाँ एक डिफरेंट रिलीजन चलता है, डिफरेंट रिलीजन चलता है। क्योंकि वो जब इथियोपिया पहुंचा था ना, तब उसको लगा था कि इथियोपिया में चूंकि क्रिश्चियनिटी थी, तो उसको लगा कि ईस्ट में सारे तरफ क्रिश्चियनिटी पहुंच गई है, जबकि वो इथियोपिया से आगे आई नहीं थी, वहीं रह गई थी। और यूँ तो केरला में भी हम बोलते हैं कि चर्च बहुत पहले बन गया था, 1st सेंचुरी में ही हो गया था, लेकिन वो क्रिश्चियन रूलर नहीं था। वो दरअसल क्रिश्चियन रूलर ढूंढते हुए आया था वास्को डी गामा, कि मुझे क्रिश्चियन रूलर से मिलना है। और जब उसने यहाँ समुद्र तट पे देखा कि सफ़ेद बालू है और फिर एक मंदिर है वेंकट स्वामी, और फिर वो सफ़ेद चंदन वाला सिर पे लगाते हैं सारे, तो उसको समझ नहीं पाया, वो धर्म को नहीं समझ पाया कि इस राज्य का मतलब जो स्टेट है इसका कोई रिलीजन है। बट उसने जब उसको रियलाइज़ हो गया, तो फिर चूंकि वो समझ तो पाया नहीं था, राजा तो नहीं समझ पाया था उसकी लैंग्वेज की क्या बोल रहा है, तो क्लियर तो हुआ नहीं, तो उसने अपने आप को फिर करेक्ट कर लिया और उसने कहा नहीं, आपका मतलब एक तरह से फिर वो ये समझाने लग गया कि आपका धर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको तो ट्रेड करना था, व्यापारी था, तो उसको फिर वहाँ छूट मिली थोड़ा सा सामान खरीदने की। यूरोप से जो चीज़ें लेके आया था वो उनको बेच पाया था,
और वहाँ से उसने बहुत सारी खरीदारी की, जिसका 60 टाइम्स उसने वहाँ जा कर के बेचा, 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना पैसा कमाया। और अच्छा खासा 2-3 महीना वो रहा। उसके बाद जब वो गया तो फिर लौट करके फिर आया। इस बार वो ट्रांसलेटर लेके आया। इस बार वो लैंग्वेज को जानने वाले, जो यहाँ के लोगों की, केरला की मलयालम लैंग्वेज को जानते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ करके लेके आया। और जब वो लेके आया तो फिर उसने 3-4 और जो राजा थे, केवल जमोरिन नहीं, और भी आसपास के जो राजा थे, उन सब से उसने रिलेशन, एक तरह से फ्रेंडशिप कर ली। और अब तो पोर्तुगीज़ आप जानते हैं, अल्बुकर्क तक जाते जाते डिकुना, नीना डिकुना, और एक के बाद एक। इस बीच में एक जो व्यक्ति आया है वो डिस्ट्रक्टिव माइंड का था, जो, अब देखिए कौन कौन है। तो यूरोपियन से आने वाली पावर्स लिख लीजिए पहले। तो सबसे पहले आने वाले लोग हैं पोर्तुगीज। दूसरे नंबर पे आए थे डच, द नीदरलैंड जिसको हम बोलते हैं। तो नीदरलैंड के जो लोग, हॉलैंड भी कहा जाता है, हॉलैंड भी उसी का नाम है, नीदरलैंड भी उसी का नाम है। तो दूसरे नंबर पे आए थे डच। तीसरे नंबर पे आए थे ब्रिटिश, इंग्लिश। चौथे नंबर पे थे डेनिस, डेनमार्क वाले डेनिस। पांचवें पे थे फ्रेंच, फ्रांसीसी। सीक्वेंस समझ में आ गया? पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिस एंड फ्रेंच। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। लेकिन अगर हम ये सीक्वेंस फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से देखें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, तो थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। और सीक्वेंस ये चेंज होगा, केवल एक ही चेंज होगा कि ब्रिटिश पहले सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, डच तीसरे नंबर पे चले जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी है पोर्तुगीज, दूसरे नंबर पे ब्रिटिश, तीसरे नंबर पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। आने का क्रम अलग है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनने का क्रम अलग है। समझ में आ गया? फिर डेनिस और फिर फ्रेंच। परीक्षा में वो घुमाते हैं कि कौन सी पावर, यूरोपियन पावर के आने का सीक्वेंस, तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर कभी पूछते हैं कि नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी बनी थी, कब बनी थी, तो दोनों में अंतर करना आना चाहिए। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि हमको सीक्वेंस पता चल गया हम वो कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो अब यूरोपियन पावर्स बढ़ने लगी, और जब बढ़ने लगी तो फिर वो जो थे वो गड़बड़ भी करने लगे। वो यहाँ खिलाफ भड़काने लगे, पोर्तुगीज के खिलाफ भड़काने लगे। पोर्तुगीज की एक विशेषता थी एसिमिलेशन। वो एसिमुलेट हो जाते थे लोकल, उससे दूसरे लोग हो नहीं पाए। इसलिए पोर्तुगीज भारत में आए तब उन्होंने यहाँ शादियां की लोकल लोगों से। इसलिए गोवा में जब आप जाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं उनके सबके सरनेम पोर्तुगीज सरनेम है, उन्हीं के बच्चे हैं अधिकांश। लोकल महिलाएं थी और पोर्तुगीज पुरुष थे, उन्होंने शादियां की यहाँ। इसलिए गोवा का कल्चर डिफरेंट है। तो गोवा के जितने सरनेम में आप देखेंगे तो वो पोर्तुगीज सरनेम है। अंग्रेज शादी नहीं करते थे, आसानी से नहीं करते थे, कभी कोई हो गई, लेकिन उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं किया। अंग्रेज रक्त की शुद्धता की बात करते थे, ब्लड, प्योर ब्लड है हम, और तुम ब्लडी इंडियंस, तुम मतलब डॉग के बराबर माना था। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वो रेस्टोरेंट के बाहर लगाते थे, होटल्स के बाहर लगाते थे। तो डॉग से ज़्यादा, कुत्ते से ज़्यादा इज्जत उन्होंने नहीं की इंडियंस की। और उन्होंने देखा ये हमारी आदत थी, हम लोग फूट डालो राज करो नहीं किया, फूट डालो, डिवाइड एंड, कई लोग बोलते हैं उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया, लेकिन हर कोई डिवाइड कर सकता है क्या किसी को? कोई पति पत्नी बहुत अच्छे रहते हैं, आप तलाक करवा सकते हो क्या? कैसे तलाक करवा दोगे? झगड़ते होंगे तभी तलाक करा पाओगे ना, कोई कमजोरी होगी।
किसी भी घर में फूट डाल करके बंटवारा कैसे करा दोगे? कोई संयुक्त परिवार है, ऐसे कैसे बंटवारा करा दोगे? सब लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो फिर कैसे करा दोगे? कुछ ना कुछ कमी किसमें थी? हमारे अंदर थी। हम अंग्रेजों के पास जाके शिकायत करते थे, देखो उस पर आक्रमण कर दो। हम ही अंग्रेजों को बताते थे ये नीची जाति के लोग हैं, हम अपनी औरतों को जलाएंगे। हम अंग्रेजों को जाके बताते थे ना। उनको पता था कि इनका जेंडर नाराज है, महिलाएं सारी नाराज रहेंगी, इनके जो निचले कास्ट के लोग हैं वो नाराज रहेंगे अपर कास्ट से। इनके यहाँ हिंदू और मुसलमान दो जो हैं तो ये दोनों आपस में झगड़ेंगे। और फिर आप रिश्वत दे रहे हो उनको। प्लासी की लड़ाई में आप देख रहे हो एक कॉन्स्पिरेसी हमने बताया, कैसे मीर जाफर मिल जाता है, कैसे हिंदू मिल जाता है, कैसे मुसलमान मिल जाता है। सब जाकर क्लाइव को बोलते हैं इसको मार डालो, हमारे नवाब को मार डालो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब ये चीज़ अंग्रेज देखते हैं तभी तो ब्लड इंडियन बोलते हैं ना। उनको मालूम है कि ये साथ रखने लायक नहीं है, ये शादी करने लायक नहीं है, इनसे बात नहीं करना है, मुंह लगाने लायक लोग नहीं हैं, क्योंकि आपस में ही एक दूसरे के नहीं हैं। इसलिए वो डॉग्स के बराबर रखते थे। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी कमजोरियां उनको दिखाई, तभी वो गाली देते थे ब्लडी इंडियंस। तो थोड़ी कमजोरियां हमारी थी तभी तो गई, तभी तो वो हावी हुआ ना। इसका मतलब वो श्रेष्ठ हो गए ऐसा नहीं है। वो उनकी जगह उन्होंने घटिया हरकत की, आक्रमण करने की, और भारत पर एक तरह से पूरा उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया, और न जाने कितने हमारे शहीदों को सबको कुर्बान होना पड़ा, और इतना लंबा संघर्ष चला। वो उनकी बुराई तो उनकी जगह है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं फूट, उन्होंने फूट डाली तो कुछ देख करके डाली होगी। हम नारियल को भी वहीं से तोड़ते हैं जहाँ दरार होती है, हम कोशिश वहीं प्रहार करते हैं ना, नारियल लेके आते हैं फोड़ते हैं, तो फिर जिस जगह से थोड़ा सा दरार चल जाता है वहीं से फिर हम अगला प्रहार उस दरार पे ही करते हैं ना, उस फिशर पे, ताकि आसानी से अलग हो जाए। सुपारी तोड़ी है, एक बार फूट गई जिस जगह, नई जगह पे आप क्यों मेहनत करेंगे? ठीक है, तो दरार तो उनको दिखी है ना कहीं प्रॉब्लम तो थी, सेपरेशन था। बट पोर्तुगीज ने एसिमिलेशन किया, इसलिए वो गोवा में लंबे समय तक रह पाए, 1961 तक। फिर हम 61 में गोवा को छुड़ा पाए पुर्तगालियों से। 1947 में गोवा आज़ाद नहीं हुआ। और वहाँ के लोग तो अभी भी देखो क्या सरनेम लगाते हैं, और पूरी तरह से पुर्तगाल को ही अपना वो मानते हैं, पुर्तगाल ही जाते हैं वो लोग। फुटबॉल खेलते हैं गोवा में, फुटबॉल की टीम है, जबकि पूरे भारत में क्रिकेट का कल्चर है। गोवा में क्रिकेट का कल्चर नहीं है, इंग्लिश कल्चर ही नहीं है, वहाँ पोर्तुगीज कल्चर है ना, समझ में? तो यही चीज़ आपको पौंडीचेरी में, पुदुचेरी में मिलेगी, वहाँ फ्रेंच कल्चर है। तो जो जिसकी कॉलोनी था वही उसका कल्चर हो गया। ठीक है, थोड़ा मैंने इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, फिर गुजरात का हिस्सा आता है दमन एवं दीव। दीव में भी जो है वो इसी तरह से जो अहमद शाह को उसको बुला करके और उसकी हत्या कर देते हैं, और पोर्तुगीज धूर्तता से दीव भी हासिल करते हैं। देखिए पोर्तुगीज बड़े नोटोरियस हैं और बहुत वो हैं, उनको पता है कि इन लोगों को कैसे हराना है, कैसे इनको कब्जे में लेना है, और उन्होंने किया वो सब, प्रलोभन देना, और किसी को किराए पे सेना देना है, किसी को समुद्र में सुरक्षा देना है, बताना है कि वहाँ पायरेट्स हैं, वो लूट लेंगे, तो हमको किराए पे रखो साथ में। तो परमिट देते थे। हमारा परमिट बहुत ज़रूरी है, हमारा परमिट लेके जाओगे तो तुम सिक्योर रहोगे। तो कितने तरीके से उन्होंने कमाई की, बहुत तरीके से पैसा कमाया, व्यापार किया, और स्थानीय कमजोरियों का फ़ायदा उठाया। यहाँ के लोकल जो राजा थे बीजापुर के और उनसे, उन सब से गोवा को आज़ाद करा लिया उन्होंने बहुत जल्दी। अल्बुकर्क ने, उन्होंने तब से गोवा का सेंटर बन गया, पुर्तगालियों का बहुत बड़ा सेंटर बन गया। वो अभी तक उसका छाप आपको दिखता है। तो ये पुर्तगाली गवर्नर की लिस्ट पढ़िएगा। अभी हम डुप्ले और उसमें तो बाद में आएंगे, लेकिन अल्बुकर्क तक पढ़िएगा, अल्बुकर्क। ठीक है,
तो कुछ मैंने भूमिका बना दी। बहुत मुश्किल है मॉडर्न हिस्ट्री को इतने कम समय में समेट पाना, बहुत कहानियाँ हैं, बहुत किस्से हैं। और फिर भी कल का लेक्चर सुनिए और आज का, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री तो शुरू हो गया और आज पर्याप्त होमवर्क भी आपके पास आ गया। ठीक है ना, चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट टाइम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर